हमने क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को देखा और उसमें देखा कि किस तरह से लोगों में ऑब्सेशन देखने को मिलता है विज्ञान की तरह नियम प्रतिपादन की ओर, सिद्धांत प्रतिपादन की ओर। और हमें ये देखने को मिलता है कि इस तरह की विषय वस्तु जिसको नापा नहीं जा सकता हो, जिसकी स्केलिंग संभव नहीं हो, जैसे मानवीय व्यवहार, उनको विषय से परे करने की बात की जाती है। ये एक तरह से विधि तंत्रीय बदलाव होता है, लेकिन इस विधि तंत्रीय बदलाव को जब दर्शन की बैकिंग मिलती है, दार्शनिक बदलाव की बैकिंग मिलती है, तो फिर ये एक चिंतन फलक के रूप में विकसित होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग पैराडाइम के रूप में हमें देखने को मिलता है। और हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे, देखते ही देखते, परिमाणात्मक क्रांति के साथ साथ जो पुराने चिंतन फलक हैं वो हाशिए पे चले जाते हैं और एक नया चिंतन फलक हमें देखने को मिलता है, और वो है पॉजिटिविज्म, या यूं कहें प्रत्यक्षवाद। ठीक है, इस प्रत्यक्षवाद के चिंतन की सबसे पहले जिस विद्वान ने बात की वो है ऑगस्ट काम्टे। हालांकि ये अलग बात है कि हम इसको एक पूरे पैराडाइम के रूप में स्थापित होते देखते हैं 1960s के अंदर, बहुत बाद में, जबकि इसकी बात ऑगस्ट काम्टे अपने लेखन में करते हैं मध्य 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो प्रत्यक्षवाद बेसिकली वो चिंतन फलक है जो केवल और केवल वैज्ञानिक पद्धति में विश्वास करता है, और उसका ये कहना है कि वही ज्ञान उपयुक्त और विश्वसनीय और प्रमाणिक माना जाएगा जो इंद्रियानुभूति के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, अर्थात हम केवल पॉजिटिविज्म में हम केवल उसी चीज़ को शामिल करेंगे, उन्हीं एस्पेक्ट्स को शामिल करेंगे जिनको हम सेंस कर सकते हैं। ठीक है, और यदि हम सेंस कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम उनके ऑब्जर्वेशंस भी ले सकते हैं। और यदि हम उनके ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम एम्पिरिकल अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम जब एम्पिरिकल अप्रोच के आधार पर ही जो हमें सूचनाएं या तथ्य प्राप्त होते हैं, केवल उन्हीं को हम ज्ञान का हिस्सा मानते हैं, अन्य को नहीं मानते। इसीलिए हम इसको पॉजिटिविज्म के साथ में एम्पिरिसिज्म भी कहते हैं, अनुभववाद भी कहते हैं। ठीक है, ऑगस्ट काम्टे इसकी सबसे पहले वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। उनके दो काम हमारे सामने आते हैं। एक आता है 1842 में, कोर्स ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, पॉजिटिव फिलॉसफी, और दूसरा काम आता है 1851 में, द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। और इन दोनों में वो प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है, पॉजिटिविज्म की जो अवधारणा है, उसको साइंटिफिक तरीके से पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। हालांकि उस समय उसकी एक्सेप्टेंस उस लेवल पे नहीं होती कि वो एक वाद का स्वरूप ले ले। ठीक है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ऑगस्ट काम्टे जो हैं वो प्रत्यक्षवाद के एक प्रबल प्रवर्तक थे। काम्टे इस बात पे विश्वास करते थे कि कोई भी वस्तु प्रत्यक्षतः तभी हो सकती है जब उसे इंद्रिय ज्ञान के द्वारा हम सिद्ध कर सकें, अनुभव कर सकें। इसके अलावा जो भी है वो हमारे लिए अप्रत्यक्ष है, वो हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है, इसलिए ओनली दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट विच कैन बी सेंस्ड, जिनको हम इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए वो ये कहते हैं कि यदि आप रियलिटी को परसीव करते हो तो वास्तविकता जो है वही है जो हमने देखा है, जो हम सुनते हैं और जो हम जीवन में प्रयुक्त करते हैं, वही वास्तविकता है। ठीक है, और ये ज़रूरी है कि इन अनुभव आधारित जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी हम पुष्टि कर सकें, उनका सत्यापन कर सकें। और पुष्टि और सत्यापन केवल उन्हीं की हो सकती है, उन्हीं को हम प्रूव कर सकते हैं, उन्हीं को हम वैलिडेट कर सकते हैं, उन्हीं की सिग्निफिकेंस की हम टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसको हम अनुभव के आधार पे प्राप्त करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, तो केवल वही हमारे लिए वास्तविकता है। ठीक है,
वो कहते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते समय अनुभवात्मक और तार्किक कथन का महत्व है, क्योंकि उसकी पुष्टि व सत्यापन सरलता से हो सकता है। तो एक चीज आ गई एम्पिरिकल वैल्यू, और दूसरा ये आ गया दिस लॉजिकल एग्जिस्टेंस। तो ये दो चीजें हैं, इन्हीं की हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इनके लिए। इससे परे हमारे पास में कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं होती चीज़ों को स्पष्ट करने की। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको परे ही कर दिया, उनको विषय के अंदर शामिल करने से एक तरह से दूरी बनाई। और इसीलिए वैज्ञानिक पद्धति में ऐसे किसी भी कथन का विरोध करते हैं जो मूल्य सापेक्ष हो। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि साइंस जो है वो वैल्यू फ्री है, मूल्य स्वतंत्र है। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि साइंस जिसका बेसिक कैरेक्टर ये है कि वो मूल्य स्वतंत्र है, इसलिए हम यदि वैज्ञानिक उपागम के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें हर हालत के अंदर हमें मूल्य सापेक्ष से दूरी बनानी पड़ेगी और हमें मूल्य निरपेक्ष की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि मूल्य स्वतंत्र अवधारणा को अपनाते हैं तो फिर हम मानवीय व्यवहार से संबंधित चीज़ों को विषय में शामिल नहीं कर सकते। अगस्त काम्टे इस बात को भी मानते हैं कि मेटाफिजिक्स जो है ना वो एक ऐसी ब्रांच है जिसका फिलॉसफी में कोई महत्व नहीं है। ठीक है, और हम अभी ये देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड में कि किस तरह से मेटाफिजिकल ओरिएंटेशन से जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म की तरफ फिलॉसफिकल ट्रेडिशन बढ़ता है, उस चीज़ को हम आने वाली स्लाइड में अभी देखते हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि कांट ये कहते हैं कि समाज का विकास मानव बुद्धि के द्वारा होता है, और हम ये देखते हैं कि मानव बुद्धि जो है वो 3 अवस्थाओं से गुजरी है। तो ये जो तीसरी अवस्था है वो काफ़ी परिपक्व है, और उस परिपक्व अवस्था के अंदर हमें जो प्रत्यक्षवादी अवस्था है, या यूं कहें कि जो 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 तार्किक प्रत्यक्षवाद है, उसको स्वीकार करना चाहिए। उनका मानना है कि जो थियोलॉजिकल स्टेज है ना, वो बेसिकली वो एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो लोगों का विश्वास है वो विभिन्न प्रकार के भगवान के प्रतीकों में होता है ना, और एकल ईश्वर में होता है, बहुल ईश्वरवाद में होता है। ठीक है, अब बहुत बहुत ध्यान से देखना है कि ये जो थियोलॉजिकल स्टेज है और ये मेटाफिजिकल स्टेज है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, थियोलॉजिकल स्टेज में मैन सर्च द causes of natural phenomena behind the empirical world, and at the same time found the superhuman forces like idols, god and god। ठीक है, gods and gods, है ना। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, चाहे वो बाढ़ें आना हो, चाहे समुद्रों में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठना हो, जो मनुष्य के सर्वाइवल के लिए थ्रेट पैदा करती है, तो मनुष्य क्या करता है फिर, जैसे नदी को पूजना शुरू कर दिया, समुद्र को पूजना शुरू कर दिया, आकाश को पूजना शुरू कर दिया, क्योंकि अतिवृष्टि की भयावहता और अनावृष्टि की भयावहता दोनों ही उसके लिए बहुत अभिशप्त स्थितियां लेकर आती हैं। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, एकल ईश्वर में और बहुल ईश्वर में इनका विश्वास होता है, लेकिन यहाँ तक ईश्वर जो है वो स्वरूपित नहीं है ना। ये जिस तरह से आज हम एक स्वरूपित रूप में, मूर्तियों में, तस्वीरों में हम ईश्वर को देखते हैं, वो स्वरूप नहीं है। वो स्वरूप जब आता है तो मेटाफिजिकल स्टेज आ जाती है, मेटाफिजिक्स की स्टेज आ जाती है। In this stage, the natural forces were not imagined as superhuman forces. They were grasped with abstract concepts like cause, other, being, substance, etc. तो अब ये थोड़ा सा चेंज होता है फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन में, और अब ये जो नया ओरिएंटेशन बनता है उसमें वो कहते हैं कि देयर वाज नो मोर गॉड इन द स्टेज, बिकॉज गॉड वाज कंसेप्चुअलाइज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, है ना। अब उन्होंने क्या किया है, भगवान को एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी में ढाल लिया है। मतलब
एक स्वरूपित कर लिया है ना, तो उस स्वरूपित कर लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिलीफ इन गॉड नहीं है, मेटाफिजिकल स्टेज भी गॉड में बिलीव करती है, लेकिन बस वो तरीका है वो अलग हो गया है। यहाँ पर सर्च ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आपको नहीं दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको उसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म दिखाई देगी। और ये जो पॉजिटिव स्टेज है, ये एडवांसमेंट है, और ये कहता है कि मैन एक्सप्लेन्स द नेचुरल फेनोमेना फैक्चुअली। अब जो प्राकृतिक घटनाएं हैं ना, उनको मनुष्य प्रकोप या उसमें स्वीकार मानव की दृष्टि में ये प्रकृति की रिएक्शन के रूप में इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो इसके पीछे तथ्यात्मक जो कारण है उनका उद्घाटन करने की कोशिश करता है। He does not try to explain them through the theological or the metaphysical causes, है ना, उनसे explain नहीं करता है। So the fall of an apple is not caused by God, है ना, अर्थात पेड़ से जो सेब गिरता है उसको गिराने के लिए उत्तरदायी भगवान नहीं है, बल्कि विज्ञान है, अर्थात ग्रेविटेशन है। तो इस तरह से चीज़ों को तथ्यों के साथ में और चीज़ों को तर्क के साथ में स्वीकार करने की स्टेज जो है, वो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन की ये मॉडर्न स्टेज है, पॉजिटिव स्टेज को हम कहते हैं। अब ये चीज़ हमने देखी कि किस तरह से फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हो रहा है। अब इस फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट के लिए बैकिंग पहले से बनी हुई है। पहले से हमारे यहाँ 1940 और 50 के दशक में हमें बहुत ज़्यादा अनुराग दिखाई देता है परिमाणात्मक क्रांति के साथ नए विधि तंत्र पर, नई विधि तंत्रीय व्यवस्था पर, जो बेसिकली नोमोथेटिक अप्रोच के साथ काम करती है, अर्थात साधारण नियम प्रतिपादन और सिद्धांत निर्माण की ओर आगे बढ़ने के पक्ष में ये पूरी धारा लगी हुई है। तो यहाँ पर ये फिलोसॉफिकल बैकिंग जब मेथोडोलॉजिकल रिवोल्यूशन के साथ जुड़ती है, तो एक पैराडाइम हमारे सामने आता है, एंड दैट इज द पैराडाइम ऑफ पॉजिटिविज्म। वो प्रत्यक्षवाद का पैराडाइम है। अब हम इसमें देखते हैं कि पॉजिटिविज्म इज अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट। हमने जो पीछे देखा पिछली स्लाइड में, हमने देखा कि किस तरह से एक सोसाइटी थियोलॉजिकल परसेप्टिव स्टेज से मेटाफिजिकल परसेप्टिव स्टेज पे आती है, और फिर वो बाद में पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन के अंदर कन्वर्ट होती है। तो हम ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट है, एक दर्शन संबंधी आंदोलन है। इसमें एम्फेसिस होता है, जोर होता है विज्ञान और वैज्ञानिक विधियों के ऊपर, और उन्हीं को ज्ञान के स्रोत के रूप में देखा जाता है। विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धतियों को ही ज्ञान के स्रोत के रूप में देखा जाता है। ठीक है। फिर देखिए, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स रिलीजन एंड ट्रेडिशनल फिलॉसफी। बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर आलोचना और विरोध दिखाई देता है उन धार्मिक और जो परंपरागत दर्शन संबंधी चीज़ें हैं, जो बेसिकली मेटाफिजिकल ओरिएंटेशन से संबंध रखती है, क्योंकि थियोलॉजिकल ओरिएंटेशन पहले से ही कमज़ोर पड़ चुका था, जब मेटाफिजिकल ओरिएंटेशन जो है सरफेस पे आता है और डोमिनेट करता है। फिर बाद में आती है कि पॉजिटिविज्म इज एन एपिस्टेमोलॉजिकल डॉक्ट्रिन which suggests that true knowledge is only about facts। तो ये जो एक एपिस्टेमोलॉजिक ओरिएंटेशन आता है पैराडाइम में। एपिस्टेमोलॉजिक ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को थियोरेटिकली कैसे समझाते हो। ठीक है। तो ये जो कैसे का उत्तर है ना, और ये जो हाउ का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये यहाँ पर एक नया ओरिएंटेशन लेता है इस डॉक्ट्रिन में। और आप कहते हो कि ज्ञान वही है जो तथ्यात्मक है। जो तथ्यात्मक नहीं है वो उसको ज्ञान के रूप में, आप उसको वास्तविक ज्ञान के रूप में आप स्वीकार नहीं करते हो। एंड द फैक्ट और फैक्चुअल इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एम्पिरिकली थ्रू आवर सेंसेस। और फिर ये कहता है कि तथ्य वही हैं जिनको आप इंद्रियों से अनुभव कर सकते हो। ठीक है। तो ये पूरा एक बैकग्राउंड है जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि किस तरह से
एपिस्टेमोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो आते हैं, किस तरह से फिलोसफिकल रीओरिएंटेशन हमें देखने को मिलता है, और जब वो जुड़ता है किसके साथ में, वो जुड़ता है मेथोडोलॉजिकल रिवोल्यूशन की जो आंदोलन है उसके साथ, तब पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्ट पैराडाइम एस्टेब्लिश होता है। पॉजिटिविज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पिरिसिज्म, इसको हम अनुभववाद भी कहते हैं। कारण ये है कि ये उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करता है जिनको अनुभव किया जा सके। Really, it defined as the word which can be sensed. केवल और केवल उसी विश्व को ये स्वीकार करता है या अपने दायरे में लेता है जिनको हम इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं ये कि फैक्ट्स स्पीक्स देमसेल्फ, जो तथ्य होते हैं वो स्वयं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का जो है व्यवहार है वो सभी में एक जैसा है। जैसे यदि आपको कोई चीज़ कड़वी लगती है तो वो दूसरों को भी कड़वी लगती है, ठीक है। आपको यदि किसी चीज़ को छूने से गर्म महसूस होता है तो वो दूसरों को भी होता है, ठीक है। तो आपको यदि कोई चीज़ नीली दिखाई देती है तो वो दूसरों को भी देती है। तो कहीं ना कहीं फिर क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो तथ्य हैं जिन तक हम पहुंचते हैं, इंद्रियों के आधार पर हम जिनको स्वीकार करते हैं, वो तथ्य खुद ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो अनुभव है, जिसको जहाँ यहाँ हम जो मानवीय अनुभव की बात कर रहे हैं इंद्रियों के आधार पे, वो सार्वभौमिक है, वो यूनिवर्सल है। Scientific facts is guaranteed by a common experience of reality. और ये कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी की बात ही मैंने आपको बताई कि ये जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उसमें ये चीज़ें ज़रूरी होती है कि एक कि जो वास्तविकता है उस वो सार्वभौमिक है, सब उसको अनुभव कर रहे हैं, है ना, वो सार्वभौमिक है। और उसमें जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है कॉमन साइंटिफिक लैंग्वेज। उसको उसको सब लोग जो है वो एक जैसी सामान्य भाषा के अंदर परिभाषित करते हैं, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि मेथड इंश्योर्स ऑब्जर्वेशन कैन बी रिपीटेड। तो वो मेथड जो ये मान लीजिए कि इंश्योर करते हैं कि भाई जैसे मान लो आपने देखा कि कोई चीज़ जो है वो इतनी लंबी है, आप उसकी लंबाई बार बार यदि आप नापेंगे तो ये मान के चलिएगा कि वो लंबाई जो है वो उतनी ही आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेथड एंश्योर, जिस मेथड से आपने आपने तथ्य को स्वीकार किया है, जिस विधि से आपने तथ्य को परिभाषित किया है, स्वीकार किया है, आप उसको कितनी भी बार दोहरा सकते हैं, ठीक है। क्या चारित्रिक विशेषताएं हैं इस प्रत्यक्षवाद की? तो पॉजिटिविज्म इज ए फिलॉसफी व्हिच इज एंटी आइडियलिज्म। ये आदर्शवाद जो है उसके ये विरोध में हमें देखने को मिलती है। और हम बहुत बारीकी से इस बात को हम समझते हैं कि जो आदर्शवाद है वो बेसिकली कहीं न कहीं टिका हुआ है कि ये जो परसेप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग है उसके ऊपर। और ये परसेप्शन को महत्व नहीं देते हैं, ये महत्व देते हैं जो परसीव्ड रियलिटी है उसको, ठीक है। परसेप्शन माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट परसीव्ड रियलिटी जिसको आप तथ्य के रूप में लेते हो वो अलग अलग नहीं है, वो सबके लिए एक है। फिर इसमें एंटी इंपीरियलिस्ट, ये साम्राज्यवाद के भी अगेंस्ट है। क्योंकि साम्राज्यवाद में क्या होता है, एक 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 सत्ता स्वीकार कर ली जाती है किसी निश्चित तंत्र या किसी निश्चित व्यक्ति की, और उसके बाद में फिर वो सत्ता आपके सामने जो चीज़ रखती है उसको आप एज इट इज स्वीकार करते हो। दैट इज द ओनली ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, वो एकमात्र आपके सामने ऑप्शन होता है। लेकिन क्योंकि ये तार्किक विश्लेषण में विश्वास करते हैं,
और ये अनुभव जनित चीज़ों को स्वीकार करते हैं, इसलिए ये इसके एंटी है, इम्पीरियलिस्ट अप्रोच के एंटी अप्रोच है, उसकी आलोचना की दृष्टि रखने वाला उपागम है, क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ को स्वीकार करने का केवल एक तरीका है, और दैट it must be observable, and it must be observed similarly uh, from all the people who are in the experiment. ठीक है, वो कहते हैं कि भाई हम उसी को स्वीकार करते हैं जिसको अनुभव के आधार पे हम स्वीकार करने की स्थिति में, कीप्स अवे फ्रॉम नॉर्मेटिव क्वेश्चन। ये जो नॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मनुष्य की सृजनशीलता, मनुष्य की क्रियाशीलता, ठीक है, मनुष्य के व्यवहार से जुड़े हुए बहुत सारे पक्ष जो हैं, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको हम अनुभव उस तरह से नहीं कर सकते, हम उनका मापन भी उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से पॉजिटिविज्म के अंदर तथ्यों का मापन अनुभव के आधार पे किया जा सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि पॉजिटिविज्म एक साइंटिफिक अप्रोच है, और साइंस के अंदर जो जो अंतर्निहित गुण है, नंबर 1 वैल्यू फ्री, उसके अंदर मूल्य का कोई महत्व नहीं होना चाहिए, मूल्य स्वतंत्र होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 न्यूट्रल, उसके अंदर सापेक्षता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ, तीसरा क्या सोचता है, ये तथ्य, इस तरह के तथ्य स्वीकार्य नहीं है। इसमें तो निरपेक्ष है कि आप ये कह दो कि भाई ये ऑब्जेक्ट गोल है तो फिर वो गोल ही है, आपने कहा ये ऑब्जेक्ट नीला है तो वो सबके लिए नीला है। फिर है इम्पार्शियल, अब ये तटस्थ भी है। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें किसी का भी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं है, ऑब्जर्वेशन तथ्यात्मक है, ऑब्जर्वेशन जो है वो यूनिवर्सल है ना, ऑब्जेक्टिव। ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें निरपेक्षता दिखाई देती है, ऐसी चीजें जिनमें हमें ये चीज दिखाई दे कि वो ऐसे तथ्य हैं जो अनुभव जनित हैं और जिनकी पुनरावृत्ति हो सकती है, तो फिर ये वस्तुनिष्ठता का गुण होता है इसमें। सब्जेक्टिविटी सापेक्षता को दर्शाती है। सब्जेक्टिविटी जो होती है ना, वो अनिवार्यतः है एक रिलेटिव टर्म होती है, रिलेटिव सेंस में ली जाती है, ठीक है। फिर देखिए लॉजिकल, है ना, विज्ञान का जो एक और गुण है वो लॉजिकल। विज्ञान उसी को स्वीकार करता है जिसको तर्क पे स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है। इस बैकग्राउंड के साथ हम ये देखते हैं कि जो पॉजिटिविज्म है डिटरमाइंस द साइंटिफिक स्टेटस ऑफ इट्स स्टेटमेंट थ्रू। आप यदि यदि आप किसी भी चीज को स्वीकार करते हैं प्रत्यक्षवाद के दायरे में, तो प्रत्यक्षवाद के दायरे में जो चीज स्वीकार की जाती है वो अनिवार्यतः है, हम ये कहते हैं कि उसका आधार वैज्ञानिक है, उसका आधार वैज्ञानिक है, और उसके वैज्ञानिक स्तर को हम ये समझ लीजिए कि ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है कि हम ये कहते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि विज्ञान के क्या क्या चरित्र होने चाहिए, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि जिस चीज को हम पॉजिटिविज्म के दायरे में स्वीकार करते हैं, उस चीज के लिए हम ये मानते हैं कि वो सारे गुण अनिवार्यतः है जिनकी अभी हमने बातें की, तटस्थता की, निरपेक्षता की, वैल्यू फ्री होने की, लॉजिकल होने की, ठीक है, वो सारी चीजें हमें दिखाई देती है। तो यदि आप पॉजिटिविज्म के दायरे में किसी विषय वस्तु को लेते हो, तो पहली बात कि वो यू आर फॉलोइंग ए साइंटिफिक अप्रोच,
और यदि आप वैज्ञानिक उपागम के साथ में बढ़ रहे हो और किसी चीज किसी भी तथ्य को आप यदि प्रत्यक्षवाद में स्वीकार करते हैं, तो आप उसके 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 होने, है ना, उसके उसके जो साइंटिफिक स्टेटस है उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और अब हम उन साइंटिफिक टूल्स की बात करते हैं जो हम वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि जो पॉजिटिविज्म है उसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज जिसको हम दायरे में स्वीकार करते हैं, तो वो साइंटिफिक स्टेटस जो है, ठीक है, उसको उसका डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। और उसके लिए नंबर वन एम्पिरिसिज्म, है ना, अर्थात हम उसको स्वीकार करते हैं जिसको हमारी इंद्रियां महसूस करती है, हमारी इंद्रियां जिसको स्वीकार करती है उसको हम लेते हैं। यूनिफाइड साइंटिफिक मेथड, हमने कहा ना कि इसमें इसमें साइंटिफिक लैंग्वेज एक जैसी होती है। ठीक है, तो इसमें इसमें जो साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, वो यूनिफाइड है। ठीक है, उनमें 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 एक रूपता है, जुड़ाव है उनके अंदर। फॉर्मुलेशन ऑफ साइंटिफिक लॉज, पॉजिटिविज्म का ये मूल ध्येय है कि हम क्या करते हैं कि जब ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और वो ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो तार्किक आधार पर सही हैं और वो तथ्यात्मक आधार पर सही हैं, तो हम उन ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से जनरलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, अर्थात हम साइंटिफिक लॉज और थियरीज बनाने की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए इसमें इसमें एक और बात की जाती है, फॉर्मुलेशन ऑफ साइंटिफिक लॉज। एक्सक्लूजन ऑफ नॉर्मेटिव क्वेश्चंस, हम नॉर्मेटिव क्वेश्चंस को इसमें बाहर निकाल देते हैं, जैसे मनुष्य के व्यवहार से संबंधित चीज़ें हैं, मनुष्य के मूल्य हैं, मनुष्य के सोसाइटल कस्टम्स हैं, उन सब चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं। और यूनिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक लॉज, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जितने भी जो वैज्ञानिक नियम हैं वो आपस में एक दूसरे से संबद्ध हो, है ना, उनमें हम कहीं ना कहीं तारतम्यता जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब देखिए धीरे धीरे कैसे ये पॉजिटिविज्म की अवधारणा ऑगस्ट काम्टे की जो बात है उसको पुनः सरफेस पे लाने की दिशा में आगे बढ़ती है। और ये शुरुआत हम देखते हैं 1930s। ठीक है, 1930 जो है वो जाना जाता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म के लिए, उसको वियना सर्किल के नाम से बहुत फेमस है। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म लेटर कॉल्ड लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, एक ही बात है, एंड बोथ ऑफ विच टुगेदर आर आल्सो नोन एज नियो पॉजिटिविज्म। इनको हम नव प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं, इन दोनों को। ठीक है, ये वही पॉजिटिविज्म है जो पहले अगस्त काम्टे ने दिया और इन्होंने उसको रीफॉर्मुलेट किया। ठीक है, logical positivism was a movement in Western philosophy whose central thesis was verification principle. ये वेस्टर्न फिलॉसफी में शुरू होता है और दर्शन में जो पाश्चात्य दर्शन है उसके अंदर वो धारा जिसमें जो केंद्रीय ध्येय होता है वो होता है किसके ऊपर? वेरिफिकेशन प्रिंसिपल के ऊपर। मतलब कि आप जो भी जिसको स्वीकार कर रहे हो, क्या आप उसको प्रमाणित कर सकते हो? क्या वहां प्रमाणिकता देखी जा सकती है क्या? ठीक है, एंड दिस थियरी ऑफ नॉलेज asserted that only statements verifiable through direct observation or logical proof are meaningful। और यहाँ पर ये लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि भाई केवल और केवल वही तथ्य स्वीकार्य है जिनको हम प्रमाणित कर सकते हैं, या तो अनुभव के आधार पर और या फिर तार्किक जो प्रूफ होता है उसके आधार पर। ठीक है, तो यहाँ हमें बहुत बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि कैसे फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन जो है वो धीरे 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 अपने जो
पुरानी जो अवधारणा है उससे दूर साइंटिफिक अवधारणा की ओर बढ़ता है, मेटाफिजिकल जो कंसेप्शन है उससे दूर हट के लॉजिकल पॉजिटिविज्म के कंसेप्शन की ओर बढ़ता है। 1920s में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो दर्शन शास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ हैं, वो क्या करते हैं, बर्लिन सर्किल और वियना सर्किल, ठीक है, ये सब लोग ये दो ग्रुप्स में बंध जाते हैं, अर्थात इन दो ग्रुप्स में ये मिलकर काम करते हैं, which in these two cities would propound the idea of logical positivism, और मिलकर वो जो तार्किक प्रत्यक्षवाद है उसके पक्ष में वो माहौल बनाते हैं, उसके पक्ष में काम करते हैं, और उसके विकास के लिए, उसके प्रमोशन के लिए हमें यहाँ से एक स्पष्ट धारा की शुरुआत दिखाई देती है। इसीलिए हम बर्लिन सर्किल और वियना सर्किल की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए हमें एक बहुत स्पष्ट चीज़ दिखाई दे रही है कि फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन जो पहले केवल और केवल थियोलॉजिकल और मेटाफिजिकल ओरिएंटेशन में बिलीव करता था, ठीक है, हम देखते हैं कि धीरे 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 वो तर्क आधारित होने की कोशिश कर रहा है। और तर्क कौन सा? जिसकी वैज्ञानिक पुष्टि हो सके, उस तर्क की बात कर रहा है। और उस तर्क में वो विषय में केवल उन्हीं चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, उन्हीं तथ्यों को शामिल करते हैं जिन तथ्यों का आप या तो अनुभव के आधार पर स्वीकार किया जाना सुनिश्चित कर सकें, और या फिर आप उनके पक्ष में कोई तार्किक प्रमाण प्रस्तुत कर सकें, लॉजिकल प्रूफ उसके बारे में आप दे सकें, ठीक है। और हम देखते हैं कि 1920s में बर्लिन सर्कल से जुड़ते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स, और वियना सर्कल से बहुत सारे स्कॉलर्स जुड़ते हैं, और वहाँ से फिर ये अवधारणा जो है ये पॉपुलराइज होती है, और ये मैच्योर होती है ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के साथ, उसके साथ ये मैच्योर होती है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं प्रमाणवाद या प्रत्यक्षवाद की, है ना, तो प्रमाणवादी चिंतन की दिशा में जो पहला महत्वपूर्ण प्रयास है वो ऑगस्ट काम्टे के द्वारा होता है, हमने अभी अभी देखा। और प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग की जाने वाली अध्ययन पद्धति को ये सामाजिक विज्ञान में सफलतापूर्वक लागू करने की बात करते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये संभव है, सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में सामान्य नियमों का प्रतिपादन हम कर सकते हैं, ऐसा संभव है, ठीक है। और यही चीज जब हमने भूगोल में देखी तो हम भूगोल में प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं। यही क्योंकि भूगोल में हमारा जो विषय है उसके विषय वस्तु में मानव और मानवीय व्यवहार है, ठीक है। और हमने देखा कि नहीं, हम जो है वो इन मानवीय व्यवहार क्योंकि प्रेडिक्टेबल नहीं है, उसका उसका बहुत आसान नहीं है उसका प्रेडिक्शन करना, तो एक जो दुराव था सामान्य नियम प्रतिपादन की ओर बढ़ने से, पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करने से, ठीक है, वो दुराव इन तर्कों के साथ में ख़त्म होता है कि नहीं, सामाजिक विज्ञानों की जो विषय वस्तु है उसके लिए भी सामान्य नियमों का प्रतिपादन संभव है। और हम इसमें, क्योंकि हम ये सारा का सारा अनुभविक प्रमाणों पर निर्भर है, तो इसको हम एम्पिरिसिज्म की संज्ञा भी देते हैं, इसको हम प्रमाणवाद की संज्ञा भी देते हैं। तो प्रमाणवाद की आधारभूत मान्यता थी कि वैज्ञानिक अध्ययन अनिवार्यतः विज्ञान सम्मत विधि से अनुभव के आधार पर प्राप्त सूचनाओं के सहारे सामान्य नियमों के प्रतिपादन पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे नियम, ऐसे तथ्य जिनको आप बार बार जिनकी जांच कर सको, और यदि आवश्यकता हो तो हम ये कह सकते हैं कि इन नियमों का प्रयोग करके हम अप्लाइड ओरिएंटेशन के साथ जो सामाजिक जो वांछित सुधार के क्षेत्र हैं उन पर काम कर सकते हैं, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस इनका नहीं था, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये वाद जो है ये बेसिकली जो मनुष्य की समस्याएं हैं, या यूं कहें कि जो सामाजिक सार्थकता है, उसका उस हद तक बोध नहीं कराता है, उसको उस हद तक नहीं अपनाता है। इसीलिए आगे जाके ये बात खड़ी होती है
कि भाई जिस तरह के डेवलपमेंट विषय में हो रहे हैं, क्या उससे विषय की सामाजिक सार्थकता जो है वो सुनिश्चित की जा सकती है क्या। भूगोल में सिद्धांत परक और मात्रात्मक परिदृष्टि का आधारभूत दर्शन जो है वो पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद या प्रमाणवाद है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद के चारित्रिक लक्षण जो है वो क्या है, जिनकी अभी हमने बात भी की थी। नंबर एक, प्रेक्षण आधारित, मतलब इसमें केवल और केवल ऑब्जेक्टिव रियलिटी को स्वीकार किया जाता है जिसको आप अनुभव के आधार पर प्राप्त कर सकते हो, अर्थात जिसकी अनुभविक यथार्थता। नंबर दो, अधिक सटीक व परिशुद्ध स्पष्टीकरण, विषय वस्तु में मात्र अनुभविक तथ्यों, तत्वों एवं परिघटनाओं को शामिल कर जब नियमों और सिद्धांत के प्रतिपादन किया जाता है तो हम ये मानते हैं कि वो ज्यादा सटीक और यथार्थ के ज्यादा नजदीक है, अर्थात आप उसके अंदर सटीकता और यथार्थता के गुण को देख सकते हो, है ना। ठीक है। नंबर तीन, रिपीटेबिलिटी, पुनरावृत्ति। ठीक है, तो ये गुण संबंधित है कहीं ना कहीं वैलिडिटी से और रिलायबिलिटी से, और ये गुण है पुनरावृत्ति, है ना। ये सब विज्ञान के गुण भी हैं। यही जो प्रत्यक्षवाद की चारित्रिक लक्षण है, ये सब विज्ञान के लक्षण भी है। विज्ञान में भी हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, विज्ञान में भी हम बात करते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की, विज्ञान में हम बात करते हैं रिपीटेबिलिटी की, विज्ञान में हम बात करते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी की। ठीक है। पुनरावृत्ति जो है वो प्रत्यक्षवाद के चिंतन फलक पर आधारित नियम और सिद्धांत जो है ना, आप उनको बार बार जांच कर सकते हो। ठीक है, आप उनको बार बार वेरीफाई कर सकते हो, उनकी पुनरावृत्ति संभव है। और भविष्यवाणी की क्षमता, कि चूंकि इस चिंतन फलक के अंतर्गत बनाए गए नियमों सिद्धांतों में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है ना। क्योंकि हमने कहा ना कि जो अनुभव जनित जितने भी जो तथ्य हैं वो सर्वत्र एक जैसे हैं, क्योंकि अनुभव जो है हमारे इंद्रिय अनुभव पूरी मानव जाति के एक जैसे हैं, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, और जब पूरे अनुभव एक जैसे हैं, ठीक है, तो हम इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं कि भाई उसमें सार्वभौमिकता हमें देखने को मिलती है ना। और यदि सार्वभौमिकता हमें देखने को मिलती है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन नियमों और सिद्धांतों की सहायता से प्रिडिक्शन अर्थात भविष्यवाणी करना भी संभव है। ठीक है, प्रत्यक्षवादियों का जो मूल ध्येय है वो क्या है, दो चीजें जुड़ती है, मूल्य स्वतंत्र, वैल्यू फ्री वस्तुनिष्ठ शोध, ऑब्जेक्टिव रिसर्च। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव रिसर्च में क्या होता है कि आपकी जो रिसर्च है उसका जो इंटरप्रिटेशन आपका है वही दूसरे का है। ठीक है, सब्जेक्टिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता। सब्जेक्टिव रिसर्च में इंटरप्रिटेशन वेरी करते हैं, है ना। इंटरप्रिटेशन जो है वेरी करते हैं स्कॉलर टू स्कॉलर। ठीक है, तो भूगोल में प्रत्यक्षवाद का विकास तार्किक प्रत्यक्षवाद के दर्शन एवं परिमाणात्मक क्रांति की नींव पर हुआ है। अब हमें ये समझ में आ गया ना कि किस तरह से फिलॉसफी में फिलॉसफिकल ट्रेडिशन चेंज होता है और वहां पर एक फिलॉसफिकल मूवमेंट दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें फिलॉसफी थियोलॉजी से मेटाफिजिक्स की और मेटाफिजिक्स से लॉजिकल पॉजिटिविज्म की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो उस लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बैकिंग में हम जब ये देखते हैं कि परिमाणात्मक क्रांति जो है वो आगे बढ़ रही है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि एक पैराडाइम जो है वो कंप्लीट होने लगता है। ठीक है, और वो जो पैराडाइम है वो हमारे सामने प्रत्यक्षवाद के रूप में दिखाई देता है। तार्किक प्रत्यक्षवाद की स्थापना व्यापक रूप से 1920 के दशक में वियना सर्किल से हुई थी, जिसके अंतर्गत दार्शनिकों, विशेषज्ञों, गणितज्ञों, ठीक है, विज्ञानियों आदि जो हैं उनके समूह ने तार्किक प्रत्यक्षवाद में विश्वास जताया। ठीक है, और वे सभी मिलकर इस तार्किक प्रत्यक्षवाद की मुहिम को एक आंदोलन का रूप देते हैं। ठीक है, और तार्किक प्रत्यक्षवाद के साथ जब 1950 और 60 के दशक में भूगोल में प्रसारित जब जो मेथोडोलॉजिकल रिवोल्यूशन है, परिमाणात्मक क्रांति है, वो जब जुड़ जाती है तो फिर हम देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद का दर्शन जो है, प्रत्यक्षवाद की का विधि तंत्र है, उससे
प्रत्यक्षवाद का चिंतन फलक स्थापित होता है और पुराने चिंतन फलक जो हैं वो एक बार के लिए हाशिए पे चले जाते हैं। बाद में आगे जाकर एक पूरा एक क्रिटिकल रिवॉल्यूशन नाम से एक आंदोलन शुरू होता है, जिसमें रेडिकल ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी, वेलफेयर ज्योग्राफी और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जैसी ब्रांचेज उसी क्रिटिकल रिवॉल्यूशन से निकलकर सामने आती है। तो प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत भूगोल में स्थानिक विज्ञान और प्रादेशिक संश्लेषण की परंपराओं को बल मिला तथा परिकल्पनाओं की जांच को भी महत्वपूर्ण माना गया। इसी पॉजिटिविज्म की जो धारा है, जिसमें हम बहुत सॉफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो स्पाशियल साइंस और रीजनल सिंथेसिस की जो ट्रेडिशंस हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है। और हम केवल मियर जो डेस्क्रिप्टिव अप्रोच है उससे शिफ्ट करते हैं, है ना, उससे हम लोग थोड़ा शिफ्ट करते हैं और हम ऑब्जेक्टिव रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। परिमाणात्मक क्रांति और तार्किक प्रत्यक्षवाद के बैकिंग के ऊपर ये जो एक नया पैराडाइम भूगोल में आता है प्रत्यक्षवाद के रूप में, ये भी बहुत तरह की आलोचनाओं का शिकार होता है। नंबर पहला है व्यवहारिक और आचरण भूगोलविद्ता, अर्थात विशेष तौर पे जो 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 बिहेवियरल स्कूल के जो लोग हैं वो इस बात पर बल देते हैं कि अनुभविक विश्व सदैव वास्तविक विश्व से भिन्न होता है। ठीक है। और प्रत्यक्षवाद किसी अनुभविक विश्व की बात नहीं करता। प्रत्यक्षवाद कह रहा है कि जो जो वास्तविक है वही अनुभविक है, और जो वास्तविक का जो भाग अनुभविक है, जो सबके लिए एक सा है, वही विषय की विषय वस्तु में महत्व रखता है। ठीक है। तो ये जो बिहेवियरल जोग्राफर्स हैं ये विरोध करते हैं इस धारा का, और ये कहते हैं कि जो परसीव्ड वर्ड है, जो अनुभविक वर्ड है, ठीक है, वो सदैव वास्तविक विश्व से भिन्न होता है। मूल्य स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ शोध कभी भी सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में यथार्थता का परिलक्षण नहीं कर सकता। कि आप जिस मूल्य स्वतंत्र शोध की बात कर रहे हैं, वो मूल्य स्वतंत्र शोध जो है वो कभी भी सामाजिक विज्ञान में जो यथार्थता है उसको कभी परिलक्षित कर ही नहीं सकता, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में हम ये देखते हैं कि कहीं न कहीं मनुष्य जो है वो हमें केंद्र में दिखाई देता है, और जहाँ मनुष्य हमें केंद्र में दिखाई देता है वहाँ पर हम मूल्य स्वतंत्र जो शोध है उसकी तरफ हम नहीं बढ़ सकते, है ना, उसकी तरफ हम नहीं बढ़ सकते। हम मूल्य स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ शोध जो है उसको यदि अपनाते हैं तो ये मान के चलिए कि हम सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का यथार्थता में या पूर्णता में कभी वर्णन प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। फिर इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसको जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं उसमें रियलिस्ट आते हैं सामने, मार्क्सिस्ट आते हैं, एग्जिस्टेंशलिस्ट आते हैं। ठीक है। अब ये सारे लोग आगे जाके इसमें से बहुत सारे लोग जैसे रियलिस्ट है और एग्जिस्टेंशलिस्ट है, ये धारा आगे जाके फलीभूत करती है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी को। ठीक है। और मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन है वो भी किसी भी सूरत में जो मनुष्य के परसीव्ड वर्ड है मनुष्य का, उससे कभी भी दूरी की बात नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये सब के सब जो धाराएं हैं ये इस प्रत्यक्षवाद का विरोध करती हैं। पॉजिटिविज्म गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू सम एलिमेंट्स एंड अंडरमाइंस सम अदर। अब इसमें क्या होता है, कुछ आपने तत्वों को तो बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया और कुछ को आपने क्या किया, अध्ययन से परे कर दिया। अर्थात जिनका 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 मापन संभव नहीं है
उनको आपने अस्वीकार कर दिया। जिनका मापन संभव है वो फिर अपने महत्व से ज़्यादा महत्व के साथ स्वीकार किए गए। तो इसके कारण जो है वो कभी भी जो भौगोलिक अध्ययन है या ज्योग्राफिकल इंक्वायरी है वो कभी भी पूर्णता नहीं ले पाएगी। ठीक है, वो निश्चित रूप से अधूरी होगी, है ना। नंबर 3 पे आती है कि सिंस इट एक्सक्लूडेड द नॉर्मेटिव क्वेश्चंस दस इट डिप्राइव्ड द ह्यूमन सोसाइटी ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज बेस्ड ऑन व्हिच इट शुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। जिन मूल्यों और जिन तौर तरीकों के साथ मनुष्य समाज आपस में बंधा है, ठीक है, उन्हीं का यहाँ पर ये समझिए कि अस्वीकार किया जाता है। और यदि उनको नॉर्मेटिव क्वेश्चंस को मानवीय सृजनशीलता, मानवीय मूल्य, है ना, यदि आप उनसे यदि दुराव बनाते हो तो फिर आप सब्जेक्ट में कंप्लीट यूँ कहें कि डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाओगे रियलिटी का। ठीक है, the subject matter of natural science and social science are not or cannot be of the identical nature from the experimental point of view। हम सब जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की जो विषय वस्तु है वो किसी भी तरह से एक रूपता लिए हुए नहीं हो सकती, है ना। हम उसको प्रयोगात्मक तरीके से कभी भी एक जैसा नहीं मान सकते। ठीक है, thus the same methods however cannot be applied in social sciences। इसलिए हमें जो 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 जैसे मेथड्स की बात विज्ञान में की जाती है उनको हूबहू सामाजिक विज्ञानों पर लागू करने से परहेज करना चाहिए। हम उसको एज इट इज लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन सोशल साइंसेज साइंटिस्ट डील विद मैन हु कैन नॉट बी टेकन एज अ थिंग। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में हम क्या करते हैं, हम मनुष्य जो है उसको विषय वस्तु के केंद्र में लेते हैं। ठीक है, और हम कभी भी उसको किसी वस्तु के बराबर नहीं ले सकते। हम मनुष्य को कभी भी किसी किसी वस्तु के तुल्य नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है उसके पास अपना स्वयं का विवेक है। ठीक है, और वो एक थिंकिंग प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट करता है, उसको इग्नाइट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रत्यक्षवाद की जो धारा है ना, ये किस प्रकार से आती है, ये कौन कौन से मूल्यों और कौन कौन से ट्रेडिशंस को लेकर आगे बढ़ती है, किस तरह से लॉजिकल पॉजिटिविज्म का जो मूवमेंट है वो जब मेथोडोलॉजिकल रिवोल्यूशन के साथ जुड़ता है तो किस तरह से प्रत्यक्षवाद का उदय होता है, प्रत्यक्षवाद के चिंतन की चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या है, प्रत्यक्षवाद में विषय की विषय वस्तु को किस तरह से इंटरप्रेट करने की बात की जाती है, और उसके साथ साथ में फिर हम अंत में देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद जो है उसमें कौन कौन सी अंतर्निहित कमियां हैं जिनको बाद में विद्वानों ने प्रकाशित किया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो नया चिंतन फलक है ये भूगोल में स्थान लेता है।